चल रहा था, तो यह परेशानी तो पूरे जनवरी का महीना खा गया और दिसंबर का महीने का शिक्षक का भुगतान जो है फरवरी के महीने में हुआ। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, या तो चलिए ठीक अच्छी बात है कि वित्त विभाग जो है अपने सॉफ्टवेयर को बदल रहा है, लेकिन कम से कम उनको यह भी सोचना चाहिए कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे वेतन पर निर्भर करते हैं, उनकी बहुत सारे बच्चों का लोन होता है, पढ़ाई की बातें होती है, मेडिसिन का पैसा होता है, रेंट होता है, बाहर में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पूरी जीवन जो है वो वेतन पे ही निर्भर करती है। आप अभी देख रही होंगी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में जो सक्षमता वन उत्तीर्ण शिक्षक थे उनको योगदान करने की बात सामने आई थी और सभी शिक्षकों ने योगदान कर लिया। लेकिन बहुत जिला का जो पदाधिकारी लोग हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है अब तक जिला में उनका प्राण जनरेशन तक का कार्यक्रम नहीं हो पाया है। अब बताइए कि जब प्राण जनरेशन अब तक नहीं हो पाया, पिछला महीना सारा शिक्षक आपको परेशान था वित्त विभाग के CFMS 2.0 सॉफ्टवेयर को लेके, और इन पदाधिकारियों के द्वारा अब तक उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं कर की गई है। बहुत सारे जिला तो अभी इतने पीछे है कि उन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। तो हम तो आपके माध्यम से शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि आज हम लोग 17 फरवरी पे बैठे हुए हैं और बताइए जनवरी महीने का वेतन, दिसंबर महीने का बहुत सारे जिला ने अभी तक भुगतान नहीं कर पाया है। हमारे HRMS के माध्यम से भी कुछ पुराने शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है, वो भी नहीं हो पाया। कई कैटेगराइजेशन है उनके वेतन भुगतान करने का, नियोजित शिक्षक का नहीं हो पाया। तो इस पे जो है कम से कम सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने स्तर से तो विभाग को कहती भी है और राशि भी जब पर्याप्त है, उपलब्ध पड़ा हुआ है। आप देखिए कि मदरसा के शिक्षकों का अब तक जो है भुगतान नहीं हो पाया, संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का अब तक भुगतान नहीं हो पाया है, अलॉटमेंट उनके यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। तो यह तो बिल्कुल गंभीर समस्या है ना। मान लीजिए किसी के पिताजी बूढ़े हैं, किसी की माता जी बूढ़ी हैं, कोई खुद ही दवा खाता है, कोई बच्चों का इलाज कराता है, किसी का EMI कटता है, किसी का किराया है। तो वैसी परिदृश्य में जो 5.5 लाख लोग हैं, यह वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि वेतन किसी शिक्षक का या किसी का निजी नहीं होता है, उनका परिवार का उस वेतन पे अधिकार होता है, उनके परिवार के लिए वो दिया जाता है। तो कम बिल्कुल से कम शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को इन बातों पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि जिन भी जिला में प्राण का जनरेशन का कार्यक्रम नहीं हुआ है उसको यथाशीघ्र कराइए और उनके वेतन का भुगतान जल्द से जल्द कराइए। बिल्कुल। और देखिए आनंद पुष्कर जी, चूंकि आप शिक्षक नेता हैं, ऐसे में लोगों को उम्मीदें हैं आपसे और कई बार आपने समस्याओं का समाधान भी किया है। तो क्या इस वेतन को लेकर आपकी किसी से बातचीत हो पाई है, किसी बड़े स्तरीय नेता से, कि आखिर क्या समस्या आ रही है, क्यों भुगतान नहीं किया जा रहा वेतन का? मैंने अपर मुख्य सचिव को भी और सरकार के माननीय मंत्री को भी संज्ञान में दिया है कि जल्द से जल्द जिन जिला में अगर भुगतान नहीं हो पा रहा है, प्राण जनरेशन का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, उस पर यथाशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। और वैसे जिला के जो पदाधिकारी हैं उनको यथाशीघ्र निर्देश देना चाहिए कि उन प्रक्रियाओं का पालन जल्द से जल्द कराएं, ताकि शिक्षकों के द्वारा जो लंबित उनकी भुगतान पड़ी हुई है उनके भुगतान को क्लियर किया जाए। और संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों के अलॉटमेंट के लिए भी मैंने लिख के भी शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को दिया है और उन्होंने कहा भी था कि इस बार जो सॉफ्टवेयर की परेशानी चल रही है CFMS 2.0 का, यह जैसे परेशानी दूर हो चुका है, बहुत हो भी चुका है, क्योंकि हजारों तरह के बिल उसमें बनते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे दूर हो जाएगा मैं तुरंत जो है यह प्रक्रिया को शुरू करा दूंगा। तो हम तो आश्वस्त है कि, लेकिन विलंब जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो कहीं अगर फाइलें जो फंसी हुई हैं, कहीं लटकी हुई है, उस पे हम उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जहां भी फाइल लंबित पड़ी है उस फाइलों को पुशअप करने की जरूरत है, ताकि उनको ससमयिक वेतन का भुगतान हो पाए। बिल्कुल। और समस्या एक रहे तब ना, यहाँ तो कई सारी समस्या है। सक्षमता 2 के अगर हम शिक्षकों की बात करें, उनके योगदान में भी समस्या आ रही है। इसे लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल रश्मि जी, आपने सही बात कहा। मैं तो 4 फरवरी को गया भी था और विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी से मेरी मुलाकात भी हुई थी। मैंने उनके संज्ञान में भी दिया था। मैंने उनको कई विषय संज्ञान में दिया था कि जो सक्षमता 1 के लोग हैं उनके लिए कोई वो तो अपने विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जो
57-58 हजार हमारे जो सक्षमता टू वाले जो लोग हैं, जो सक्षमता टू वाले लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, और उनके लिए भी एक दिशा निर्देश मैंने मांग किया था कि जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी कर दीजिए, क्योंकि नए सिरे से आपको कुछ नया स्वरूप बनाना नहीं है। सक्षमता वन का स्वरूप बना हुआ है, उसी आधार पे बस आपको विद्यालय में योगदान करा लेना है। तो मैंने उनको यह संज्ञान में दिया था, और मेरे संज्ञान में देने के बाद ही जो है 4 को मैंने दिया, और तुरंत जो छूटे हुए सक्षमता टू के जो शिक्षक थे और सक्षमता वन वाले भी जो छूटे हुए शिक्षक थे, आपके भी मंच पे मैंने उस समय भी कहा था, जब मैं मिल के आया था तो उस समय भी मैंने कहा था उनके लिए एक प्रोविजंस आया, जल्द से जल्द प्रोविजंस आया कि उनकी भी काउंसलिंग करा ली जाए। उनकी काउंसलिंग हो भी चुकी है। अब तो मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि जिन जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, जल्द से जल्द आप अपने स्तर से नोटिफिकेशन जारी करके उनको विद्यालय में योगदान करने का पत्र भी आपको निर्गत करना चाहिए, और उनको भी जल्द से जल्द विशिष्ट शिक्षक का दर्जा भी दिया जाना चाहिए, और उनका भी प्राण जनरेशन होना चाहिए। जैसे दर्जा मिल जाए, प्राण जनरेशन हो, उनका भी ससामयिक वेतन का भुगतान शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। आनंद जी, आपसे मैं एक और जानकारी चाहूंगी कि आखिर प्रधानाध्यापक के पोस्टिंग में क्या मसला फंसा हुआ है, वहां क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? देखिए रश्मि जी, सबसे बड़ी बात है कि जब यह प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही थी बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें जी। बहुत सारी परेशानी शुरू में आ रही थी, जिन परेशानियों का समाधान मेरे स्तर से कराया गया था। आपने हम्म। देखा था कि जो पूर्व के नियोजित शिक्षक थे, जो टीआरई वन में चले गए थे, जो पूर्व के नियोजित शिक्षक थे, उनके उम्र को भी लेके, उनके योगदान को लेके, तो ये सब सारी परेशानी आ रही थी। मैंने ही जाके बात किया, विभाग में भी बात किया, और उनको बैठने की अनुमति भी मिली। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पोर्टल पे भी वो खोला गया, और उन लोगों ने भी अप्लाई किया, उनकी उम्र सीमा में भी छूट हुई। आज के परिदृश्य में रश्मि जी, सबसे बड़ी बात है कि चलिए वो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, 6,000 अभी जो प्रधानाध्यापक है वो क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, और जब उन लोगों ने क्वालिफाई करके और काउंसलिंग करा लिया, तो मैंने लिखित रूप से भी माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी दिया था, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था, मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, कि मैंने मांग किया था कि कैडर तो इनका प्रमंडल होगा, लेकिन इनका जिला में भी इनके विकल्प को ले लिया जाए। और आपके भी यह कशिश न्यूज चैनल पे मैंने बताया भी था कि मैंने प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग के लिए मांग भी किया हूं, और उनको जिला भी मिल गया। और एक संजोग भी बहुत अच्छा है कि इस बार भी जब मैं गया, मैंने बस संज्ञान में दिया, और माननीय मंत्री जी के पहल के बाद शिक्षा विभाग ने उन प्रधानाध्यापक के लिए प्रोविजंस लाया, उनसे जिले का विकल्प ले लिया गया। अब सब शिक्षकों ने अपने 3 जिले का विकल्प, अपने प्रमंडल के साथ में 3 जिले का विकल्प उन्होंने दे दिया है। एक अच्छी पहल है, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग के माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, और उच्च स्तरीय पदाधिकारी को भी धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने इनके हित के बारे में सोचा। लेकिन एक बात यहाँ पे रश्मि जी आ रही है कि जिला तो उनको मिल गया, और जी। ऐसे अभी शिक्षकों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सारे विद्यालय अभी खाली भी पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि विभाग को एक सहानुभूति पूर्वक एक और मसले में विचार करने की नित्यांत आवश्यकता पड़ी है, कि बहुत सारे राजकीयकृत प्रोजेक्ट विद्यालय ऐसे हैं जो अभी भी खाली पड़े हुए हैं। उन राजकीयकृत विद्यालयों में, क्योंकि जिला का रेडियस भी बहुत ज्यादा होता है, अब जैसे छपरा का ही देख लीजिए, 18-19 को प्रखंड पड़ता है, सिवान में भी देख लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ प्रखंड भी ज्यादा है, दूरी भी बहुत ज्यादा है, और इन प्रधानाध्यापकों का जो सम्मानजनक वेतनमान होना चाहिए, वह सम्मानजनक वेतनमान इन लोग को दिया भी नहीं जा रहा है। 35,000 रुपए के बेसिक वेतनमान पे इन लोगों की अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो मैं तो यही मांग करूंगा कि इनके वेतनमान में भी सुधार होना चाहिए, और इनके लिए जो है विद्यालय का विकल्प, जिला तो दे दिए, जिला के साथ साथ अब विद्यालय का भी अगर विकल्प हो जाता तो अपने नजदीक में रह के और ये काम करते। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने शिक्षकों के हर फैसले पे, हर समस्याओं पर विचार किया है, और विचार करने के बाद हम लोगों ने जितनी बातों को आज तक सरकार के समक्ष रखा है, सरकार ने उन सारे पहलुओं पर विचार किया है और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया है। हम सबों की मांग थी कि विशिष्ट शिक्षक को उनके जिला में देना चाहिए, उनके विद्यालय में पदस्थापित करना चाहिए, तो सरकार ने उस पर विचार किया, उनको उनके विद्यालय में पदस्थापित किया। तो अब जी। यही एक मांग हम लोगों की भी है कि कम से कम जिला मिल गया तो उनसे विद्यालय का विकल्प भी ले लेना चाहिए, और विद्यालय का विकल्प लेके अगर उनके
मननुकूल जगह पे अगर उनको योगदान किया जाए तो शिक्षा के माहौल में, गुणवत्ता के माहौल में बहुत सुधार होगी। और मैं तो बिल्कुल आश्वस्त भी हूं कि मैं तो इस विषय में पहल भी कर रहा हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जिला दिया है और लगातार सरकार भी कहती है कि मैंने दिया है और मैं ही दूंगा। तो अवश्य हम सबों को विश्वास है कि विद्यालय भी उनको मिलेगा। बिल्कुल आनंद पुष्कर जी, और ये अच्छी बात है कि किसी एक चीज पर नहीं बल्कि हर तरफ आप फोकस कर रहे हैं और हर एक समस्याओं को आप देख रहे हैं, उसके समाधान की ओर भी आप बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक और समस्या है, मैं चाहूंगी उस पर भी आप अपनी नजर डालें, TRE 3 की। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, TRE 3 का रिजल्ट दिए हुए भी एक लंबा समय हो गया है और उनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है। मैं तो यही कहूंगा कि उनकी भी पदस्थापन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि TRE 3 वाले लोग भी अभी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, तो पदस्थापन उनका होना चाहिए। और दूसरा, रश्मि जी, एक बात और हम कहेंगे कि अभी एक ज्वलंत मुद्दा है एक स्थानांतरण का। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्थानांतरण में भी 1,90,000 शिक्षकों ने अपना आवेदन को दिया है और हम्म। शिक्षा विभाग के द्वारा उनके लिए एक पॉलिसी भी बनाई गई थी कि हम आपको स्पेशल ट्रांसफर्स का प्रोविजंस लाएंगे। तो खैर, स्पेशल ट्रांसफर्स के प्रोविजंस में मैंने देखा है कि कैंसर पीड़ित हो या हार्ट के मरीज हो, मानवीय आधार पे हो, पति पत्नी के आधार पे हो, दूरी के आधार पे हो, रुग्णता के आधार पे हो, यह प्रोविजंस हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखित रूप से दिया था और मेरे लिख के देने के बाद यह प्रोविजंस भी बना के उनको स्थानांतरण की नीति एक बनाई गई और ट्रांसफर का प्रोविजंस बना। हम्म। लेकिन मैं विभाग के उन पदाधिकारियों को कहना भी चाहता हूं कि प्रतिदिन अखबारों में, सुर्खियों में यह खबरें छपती है कि हम्म। पदस्थापन की प्रक्रियाएं यहां तक पहुंची है, यहां तक शुरू कर दी गई है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानांतरण हम करना चाहेंगे, काउंसलिंग, शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो हम्म। मैं तो यही आपके माध्यम से भी उन जो 16 स्तरीय समिति में जो टीम बनाई गई है उनको मैं कहना भी चाहता हूं और अपर मुख्य सचिव महोदय का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि 15,000 शिक्षकों जो कैंसर पीड़ित है, हृदय की गंभीर परेशानी से है, अब तक मात्र 35 शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए आपने अभी प्रोविजंस लाया है, ई हम्म। शिक्षा पोर्टल पे आपने दिया है। तो मैं तो यही